साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आखिरकार रीट की परीक्षा अपने इख्तिताम को पहुँची, मुकम्मल हुई। बहुत दिनों से आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की। अब तो परीक्षा हो गई, पेपर भी हो गया। भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो और इस बार जो सपना, जो ख्वाब आपने देखा था वो पूरा हो। सबसे पहले तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मेहनत रंग लाई है। लेकिन मुझे कुछ गम भी हैं, और वो जो गम हैं उनकी कुछ वजह भी हैं। पहली वजह तो यही है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बेहतर कर सकते थे, डिजर्व करते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसके लिए देखो मैं आपको बता दूं। एक तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं। आप सोचिए, आप में से बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर हम आपका लास्ट वीडियो नहीं देख पाए। आप सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि लास्ट वीडियो में आपको भाटिया निष्पादन परीक्षण भी मिला, लास्ट वीडियो में वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, इन सब के बारे में भी था। पर लास्ट वीडियो में हमने आपको एक ही बात बोली थी, याद है आपको? आपने कहा था कि सर कुछ बताएं, क्या करें, पहले सीडीपी करें कि पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट करें, क्या करें। हमने आपको बताया था कि बहुत लोग आपको बहुत से उपदेश दे रहे हैं, उनकी सुन लें आप, और आप खुद भी बहुत समझदार हैं। हम तो आपको केवल एक ही बात कहेंगे, एक तो सेंटर पे आपको वक्त से पहले पहुंचना है, और उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको ध्यान रखना है वक्त का। वहाँ पे अगर बहुत दुर्भाग्य था, मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे घड़ियाँ नहीं थी, वॉल नहीं थी, कुछ ऐसे इन्विजिलेटर भी थे जिन्होंने इतना कोऑपरेशन नहीं किया जितना करना चाहिए था। पर वो उनका काम है, हम उनको दोष नहीं दे सकते। अपना काम ये है कि हम उनको पूछते रहते, आपको हर एक स्टेप पे देखना था कि मैं मेरी स्पीड क्या है। और वो एक एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। मैं आपको बताऊँ, 90% से ज़्यादा बच्चे समय की कमी के कारण से 10 प्रश्न या 15 प्रश्न या तो छोड़ के आए हैं, या फिर उनका एक साथ उन्होंने गोले तो भर दिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी। दूसरी बात, आपका भी पूरा दोष नहीं है। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, एग्ज़ाम का टेंशन, बहुत से प्रेशर और इसके बहुत से पहलू हैं। पर इन सब पे जीत पाना ही तो, यही तो स्किल है, यही तो हम सीखते हैं। पर कोई बात नहीं, जिनके मार्क्स कम आए हैं उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नवंबर में ही मैं आपको बता दूँ, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ रही हैं। हो सकता है ऊपर वाला आपके लिए कोई दूसरी सीट चाहता हो, और जिनको अभी सीट मिल गई है इसका मतलब ये भी नहीं कि साहब उससे संतुष्ट होकर बैठ जाएं। हो सकता है आपको भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए हर बार सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। पर जिनको निराशा हुई है, निश्चित रूप से वो ज़्यादा सजग रहेंगे और ज़्यादा बेहतर करेंगे। ऐसा होता है, इतिहास गवाह है। चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी। एक बार मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, मुझे इन सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर निराशा हुई वो है इस पेपर का लेवल, जो कतई अच्छा नहीं था। कोई कमेंट कर रहा था कि सर ऐसा लगता है जैसे पेपर किसी बच्चे ने बनाया हो, तो वाकई वो बिल्कुल सही कह रहा था। अब सोचिए, हमारे स्टूडेंट, आप लोग, जितनी मेहनत की है आपने और हमने, उस लेवल का, उस दर्जे का पेपर आता तो सोचिए क्या नज़ारे होते। लेकिन फिर भी हमको ये नहीं सोचना कि साहब हमने ज़्यादा डीपली पढ़ा, जितनी मेहनत की, और इतना इतना ऐसा एकदम लाइट पेपर आया। तो कोई बात नहीं, हमारी मास्टरी तो है ना।
इसमें भी हम उनसे तो बेहतर करेंगे, उनसे तो आगे ही रहेंगे जिन्होंने बहुत लाइटली पढ़ा है। और ये चीज़ें निश्चित रूप से कभी ज़ाया नहीं होती हैं, कभी ना कभी हमारे काम जरूर आती हैं और आने वाले टाइम में आएंगी। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि साहब, देखो मैं आपको बता दूं, इस बार आपने जो गलतियां की हैं, भले ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 135 प्लस आ रहे हैं, भले ही आपके 140 प्लस आ रहे हैं, भले ही आपके 125 प्लस आ रहे हैं, भले ही आपके 120 प्लस आ रहे हैं, भले ही 115 प्लस आ रहे हैं, ये सब बधाई की पात्र है, मैं आपको बता दूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे से हमको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। डीपली चीज़ें तो आएंगी, ठीक है ना, वो शानदार चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। तो हमको वैसे ही पढ़ना है और वैसे ही बने रहना है। बस जो गलतियां हमने इस बार करी हैं उनको ओवरकम करना है, उनको नहीं करना है। एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली 2-3 दिन से आंसर की इसीलिए नहीं डाल रहा। मैं सोच रहा था मैं क्या आंसर की डालूं इनकी, क्योंकि मेरे बच्चे तो, आप में से, आपको पता है ना, आप में से 30, 29, 28, 27 लगभग हर कोई करके आया है। और मैं देख रहा था बहुत से लोग ये कह रहे साहब मेरी मेरी बुक में 30 में से 30 प्रश्न आए, इसका यह आंसर है, इसका यह आंसर है। ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे तो बुक के हर पन्ने में से प्रश्न आए। 30 प्रश्न क्या, मैं आपको बताऊं, मुझे मतलब पेज नंबर तक बता रहे हैं लोग कि इस पेज पे देखिए मेरे ये प्रश्न है, इस पेज पे देखिए ये प्रश्न है। सॉल्यूशन में कुछ बता रहे हैं कि साहब मेरी मेरी मैराथन में से सारी चीज़ें आई हैं। ओके, आई हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने सबने किया है। पर मैं क्या बोलूं, हमारे बच्चों के तो 30 के 30 प्रश्न छोड़िए, हर प्रश्न का हर ऑप्शन टिप्स पे था। और इसके अलावा भी जैसे जैसे आप आगे गए, सब्जेक्ट में गए, कहाँ भी गए आप, आपको आपको नज़र नहीं आया? अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता सब्जेक्टिविटी। पढ़ने से पहले लिखना गत्यात्मक कुशलता है, आपको याद है? कभी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, बौद्धिक कुशलता, गत्यात्मक कुशलता बौद्धिक कुशलता का आधार है, मारिया मोंटेसरी। पढ़ने से पहले लिखना। आपको याद है मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस? आपको याद है अभिक्रमित अनुदेशन, स्वगति का सिद्धांत? आपको याद है ट्रू फॉल्स, रिकॉल, यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव है कि समेटिव? याद है? जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा दावा है मेरे हर बच्चे के टिप्स पे थी, और बहुत साधारण चीज़ें थी यहाँ तो वो तो किया ही है आपने। तो उसमें कोई वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं था। हालांकि जिन्होंने किया ना सब अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने मेहनत भी की है, तो सब गाते भी हैं और बताते भी हैं अपनी, अच्छी बात है। पर हम थोड़े से निराश हैं इस पेपर को देख के। पर चलो जो भी है, इन फ्यूचर अच्छा रहेगा, करेंगे हम बेहतर। चलिए तो शुरू करते हैं हम। चलिए, ये लेवल एक्चुअली, हाँ, लेवल 2 का पेपर है ये, जिसको अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखो आप, लेवल MA/CA × 100, तो 14/13 = 900। बस कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, 107.69 इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्किनर ने, पावलव ने, थॉर्नडाइक ने, कोलबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलव ने। मुझे याद है क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पहली बार जब क्लासेस में लिखाया ना, तो बच्चे कह रहे थे सर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो मैं आपको बता दूं, इसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और जब 2 परीक्षाएं हो चुकी थी रीट की, तब तक बच्चे कह रहे सर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो ये लेवल था। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज आज पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी सब इंग्लिश टर्म्स का महत्व समझ चुके हैं, और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स लिखा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। ओके, तो याद रखना पावलोव इसका राइट आंसर था। तीसरा प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है। आप देखो कैसा प्रश्न है, माता पिता में अनबन रहना इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते। सहानुभूतिपूर्ण पूर्ण व्यवहार, आपस में सहमति, समृद्ध परिवार, ये तो अच्छी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? दरअसल ये क्या है, किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ओके, आप सोच सकते हैं आरटी में कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं, पर यहाँ क्या पूछा गया है कि किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 डी, 14 वर्ष के बाद की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया है। बोलो। हालांकि 2020 एनपीई में 18 वर्ष तक की शिक्षा की बात है ना, 3 वर्ष से 18 वर्ष, लेकिन आरटी में 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की बात नहीं है। इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं को नहीं समझ पाए और पता नहीं क्या करके आएंगे, है ना। आपने नहीं को अगर नहीं समझा तो फिर ये 3 ऑप्शन है,
इनमें तीनों एक जैसे हैं तो आपको देखना चाहिए था। एनीवे राइट आंसर हो गया इसका। कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। ओके, नेक्स्ट। निम्न में, आज बहुत डिस्टर्बेंस है, चलिए। निम्न में कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण या प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण या साहित्य का पुनरीक्षण। तो देखो, सामान्यीकरण तो हम आपको बता चुके हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का चरण होता ही नहीं है। इवन साहित्य का पुनरीक्षण, रिव्यू, लिटरेचर का रिव्यू थोड़ी करते हैं इसमें, ये भी नहीं होता। ये दोनों चीज़ें जरूर होती हैं, पर सवाल पूछा है कि अब आप देखो, शब्दों से खेलना सीखो। कौन सा, अगर आपको पता भी नहीं है कि साहब एक्शन रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं, तो भी ध्यान दें कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक बनाता है। क्या बनाता है? क्रियात्मक। तो क्रियात्मक, क्रियान्वयन वाली बात तो क्रियात्मक बनाएगी, एक ही बात है, 5वीं का बच्चा कर देगा इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ठीक है। हालांकि कुछ मासूम बच्चे उपकल्पनाओं का निर्माण भी करके आएंगे, वो बोलेंगे सर हमने सुना था, बिल्कुल सुना था। उपकल्पनाओं का निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको तो कंसेप्चुअली ये समझना था कि साहब उपकल्पनाओं का निर्माण, अगर ये पूछते ना क्रियात्मक अनुसंधान को वैज्ञानिक कौन सा चरण बनाता है, तो हम बोलते साहब उपकल्पनाओं का निर्माण, या फिर बोलते डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक निष्कर्ष या निगमनात्मक परिकल्पना किससे होती है, तो फिर हम बोलते हैं उपकल्पनाओं का निर्माण। बस यही बातें आपको समझनी है। जिंदगी में किसी कंपटीशन परीक्षा में आप फेल नहीं हो सकते, मेरी गारंटी है। और मेरे ख्याल से आप मेरे स्टूडेंट हैं, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, साथ में हैं, तो जरूर समझते ही होंगे, समझे भी होंगे, और आपने समझा भी है। आपने इसमें रिजल्ट भी दिया है ना। मेरे किसी भी बच्चे ने शायद 30 में से 26, 27, 28, 29, बहुत से बच्चे 30 में 30 करके आए हैं। ठीक है, इससे कम नहीं किए होंगे। ओके, चलिए, तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो कला सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना, अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। अब सोचिए कैसा प्रश्न दिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो निरंतर है साहब। अब आप सोचेंगे क्या क्या लेवल है, निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट, 8 नंबर का प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग है, स्मृति मेमोरी है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस लर्निंग है, व्यावसायिक रुचियाँ, रुचि दरअसल आप तो ऊपर देखिए, वोकेशनल चॉइसेस, आप कौन से बिजनेस में जाएंगे, चॉइस इसकी क्या कहते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक रुचियाँ। नेक्स्ट, 9 का प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? बालक की कौन सी प्रक्रिया क्या नहीं है? मनोगत्यात्मक नहीं है, मोटर एक्टिविटी नहीं है। तो मोटर एक्टिविटी तो साहब मोटर स्किल से संबंधित है, मोटर एक्टिविटी तो साहब अपने एक्शन से संबंधित है। मोटर एक्टिविटी तो हमारे शरीर की गतियों से संबंधित है, हम जो भी करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म कौशल हो चाहे स्थूल कौशल हो। तो हर बार प्रश्न आता है, हमने आपको बताया भी है। कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो गेंद फेंकना, खेलना, लिखना, तीनों की तीनों क्या हैं? स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं। सोचना नहीं है साहब, ये कॉग्निटिव स्किल है। सोचना दरअसल संज्ञानात्मक क्षमता है, मनोगत्यात्मक नहीं है। चलिए, सवाल नंबर 10। अपनी जो बुक है मैं आपको बता दूं, मेरे सामने रखी है, मैं इसके पेज नंबर आपको नहीं बता रहा, पर आप में से मेरा हर बच्चा जानता है कि क्या क्या महत्व है अपनी किताब का। ठीक है, कितना मतलब सब कुछ था, शॉर्ट एंड स्वीट और बेस्ट। जिन लोगों ने गलतियां कर दी है ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, कोई बात नहीं, वो भी पढ़ लो, लेकिन अपनी किताब तो मिस मत करना यार। प्रतिभा सुगम च्यवन प्रकाशन की बुक है, और बहुत जल्दी मैं 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की नायाब चीज़ें और लिख रहा हूँ, तो वो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत काम की रहेंगी, तो उनका भी ध्यान रखना। सब कुछ अपनी बुक में था, सब कुछ था। ठीक है, सबकी बुक में था, मैं ये नहीं कहता, बस ये कहने की बात नहीं है साहब, क्योंकि वो लेवल आता तब फिर केवल हम बोलते, राजस्थान में केवल आप बोलते, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा बहुत बार हुआ, जाने कितनी बार हुआ है। ओके, तो कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना नहीं है साहब, 9वां प्रश्न,
सोचना। अब देखो, आप व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ किसने दी? जवाब है आर बी केटल। 11वां प्रश्न देखिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो देखो, आप बाकी 3 देखोगे तो अपने आप ही आप समझ जाओगे। आक्रामक, कुंठित, रश्मि व्यवहार करता है, हाथ थपथपाना, हिलाना। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित या बोर हो जाता है। बिल्कुल बोर हो जाता है साहब, इंग्लिश में लिखा है ना। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। तो चैलेंजिंग चाहिए उसको, चुनौतीपूर्ण तो चाहिए साहब। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाली बात है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, कभी नहीं हो सकता। विद्यालयों का भार बढ़ा देगा, ये तो वैसे ही करेंगे हम सबको। ठीक है, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। मैं डिटेल में जाऊँ तो उसमें आपको बता सकता हूँ बहुत सी बातें, पर अभी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ठीक है ना, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या रिक्वायर होती है उनकी रिक्वायर होती है कि एटीट्यूड में चेंज हो, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग, यानी हर बच्चे की अलग लर्निंग अप्रोच तो होती है ना। ये तो बाल केंद्रित शिक्षा है। ये टीचर के लिए चैलेंज है कि वो हर बच्चे की शैली के अनुसार, हर बच्चे की एबिलिटीज़ के अनुसार उनको समझे, है ना, और उनके अनुसार उनके साथ इंटरेक्शन करें। तो ये वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें। चलिए 13। अब देखिए, समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी है। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, बिल्कुल। इसके स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। संगीत संबंधी योग्यता नहीं है। इस समस्या समाधान के बारे में डायरेक्ट रिलेशन इसका नहीं है। चलिए 14, 14वां प्रश्न देखिए आप। चलिए 14, थेमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, टीएटी आ गया ना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है या वस्तुनिष्ठ विधि है या प्रक्षेपीय विधि है या प्रयोगात्मक विधि है? तो इसका राइट आंसर हो गया प्रक्षेपीय विधि है साहब, प्रोजेक्टिव टेक्निक है साहब। 15, 15वां देखें, क्रिएटिविटी के लिए था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सृजनात्मकता की ओर ले जाता है तो हम आपको 1000 बार बता चुके हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। 16वां देखिए आप, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो अनुकरण वाली बात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, नैतिक शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अच्छी है पर देना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता देना अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जहाँ पे मिल जाए, हमने आपको बोला था उसी वीडियो में, याद है आपको, सक्रिय भागीदारी जहाँ मिल जाए वो तो आपको करनी है। तो अभिव्यक्ति को हम क्या देंगे? सम्मान देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे उनकी वॉइसेस को, और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए उनको मौका देंगे। तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है, बाल केंद्रित विधि की विशेषता है। ओके 17, तो आरपीएम याद आ गया। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज आर यूज्ड। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापने के लिए होता है? बुद्धि के मापने के लिए होता है साहब। संस्कृति मुक्त संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण याद है आपको, कल्चर फेयर, आरपीएम। ओके 18वां प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की साहब पे जाने कितनी चीज़ें थी, पर इनको देना यही था कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं तो अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं साहब, और परस्पर क्रिया से सीखते हैं साहब। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया? अल्फ्रेड बिने ने किया था, हम सबको याद है, फ्रांस में 1905 में। 20
20वां देखिए, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली। अब ये बहुत बार बच्चों से क्लास में मेरा डिस्कशन हुआ था, उन्होंने कहा सर हमें तो उन सर ने ये बताया, उन मैम ने ये बताया कि प्रतिभाशाली बच्चों को अलग नहीं पढ़ाते। तो आपको हमने उसी वक्त भी बताया था कि जब समावेशी शिक्षा की बात है तो सबको मेन स्ट्रीम्स में रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहब उनकी एबिलिटीज़ को हम भूल जाएं। एक शिक्षक के लिए यही तो चैलेंज है, सबकी खुद की जो नीड्स हैं उनको भी तो फुलफिल करेंगे। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक और बढ़िया बात यह है कि इनके साथ इनरिच प्रोग्राम्स तो होंगे ही, इनको विशिष्ट कक्षाएं भी देंगे। विशिष्ट कक्षाएं ध्यान रखना मंदबुद्धि के लिए भी थी और प्रतिभाशाली के लिए भी थी, तो इसका राइट आंसर वही होगा, विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन। और वैसे भी बाकी 3 पढ़ लो तो कोई बच्चा भी कर देगा, धीमी गति, दंड देना, ध्यान नहीं देना। ओके। 21, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? 45 है साहब। 22, 22वां देखिए, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो हम तो जानते हैं साहब, क्रियात्मक अनुसंधान कोई, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। आपको याद है हमने आपको एक बात बताई थी, क्रियात्मक अनुसंधान कौन करता है? इसे शिक्षक, निरीक्षक अथवा शाला प्रधान कोई भी कर सकता है, विशेषज्ञों को बुलाने की जरूरत नहीं होती। कितने कितने इजी कॉन्सेप्ट और इजी तरीके से हमने आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो क्रियात्मक अनुसंधान इसका आंसर है। 23, 23वां, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं, याद है ना आपको? परिणामों द्वारा सीखना। कॉन्सिक्वेंसेज एक शब्द हमने आपको बोला था, याद रखना, स्किनर। तो ये स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसमें परिणामों के आधार पर अनुक्रिया मजबूत या फिर कमज़ोर होती है, व्यवहार शक्तिशाली या कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि अगर परिणाम में पुनर्बलन मिला तो फिर वो शक्तिशाली हो गया, और अगर दंड मिला तो फिर वो अनुक्रिया रुक गई, कम हो गई, कमज़ोर हो गई। तो ये हुआ क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर साहब, ऑपरेंट इंग्लिश में है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको लगता नहीं, आप इंग्लिश के वर्ड्स देखते हैं तो किस तरह से आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हमसे, है ना? क्लासिकल, इनसाइट, कॉग्निटिव, आता है ना मज़ा? चलिए, आपने मेरे से एक बात करी थी कि सर हम इसलिए शेयर नहीं कर रहे, इसलिए औरों को नहीं बता रहे कि और आपसे नहीं पढ़ लें। तो अभी पता है ना आपको, अभी सब गधे घोड़े बराबर हो चुके हैं, इसलिए वो रणनीति, कोई स्ट्रेटजी आपकी ज़्यादा काम नहीं आई है। इसलिए अब मेहरबानी करके जिन लोगों को लगता है कि ये तरीका ठीक है अपना साइकोलॉजी पढ़ने का, तो वो दुनिया को बताएं तो सही, जताएं तो सही। मैंने आपको बोला था ना कि प्यार मोहब्बत को जताना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है। ओके। 24, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, व्हेन वी यूज करंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ड, यानी कि बाह्य वर्ड को समझेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे? तो असिमिलेशन बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे, अडेप्टेशन बोलेंगे, या इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो देखो, दरअसल ये पूरा जो प्रोसीजर है वो अडेप्टेशन कहलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? वर्तमान स्कीमा। जब वर्तमान स्कीमा शब्द आ गया, करंट स्कीम आ गया, तो इसका आंसर असिमिलेशन होगा, असिमिलेशन। ठीक है ना, असिमिलेशन। क्योंकि अभी हम जो जानते हैं ना, हर चीज़ को इसी में तो फिट करते जा रहे हैं, उसी के आधार पे तो उसको एनालाइज कर रहे हैं, इसी के आधार पे तो हम टमाटर को सेव बोल रहे हैं, इसी के आधार पे तो हम गिलहरी को कैट बोल रहे हैं। तो ये क्या है? इसी के आधार पे तो हम हवाई जहाज को, एरोप्लेन को चिड़िया बोल रहे हैं, है ना? तो करंट स्कीमा के आधार पे पूरी दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं हम, करंट स्कीमा के आधार पर पूरी दुनिया को समझते हैं हम। ये एक एक चरण है अडेप्टेशन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग अडेप्टेशन भी करके आए हैं, पर उनके लिए थोड़ा सा अफसोस रहेगा मुझे। सही जवाब इसका असिमिलेशन होगा। ओके। 25, 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न मुझे बहुत पसंद आया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? ठीक है, अस्पष्ट उद्दीपक आप याद करें, ये हमारी बुक में जाने कितनी जगह, हमने जाने कितनी जगह, या आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमने आपको बोला था, याद करो। प्रोजेक्टिव मेथड्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल टीएटी, सीएटी, एससीटी थे ना सारे, हमने आपको बताया था, आप याद करें। टीएटी में क्या था? टीएटी में, आईबीटी में, टीएटी में क्या था? चित्र थे,
पिक्चर थी या फिगर्स थी, याद करें, फिगर्स थी, आकृतियां थी, क्या थी, आकृतियां। हमने आपको ये भी बताया था कि साहब आकृति में और चित्र में क्या फर्क होता है। जवाब ये था आकृति अस्पष्ट होती है। आकृति क्या होती है, अस्पष्ट होती है। अस्पष्ट क्यों होती है, क्योंकि अगर क्लियर पिक्चर होगी तो हर कोई उसमें जो दिख रहा है वही तो बोलेगा, और जो दिख रहा है वो बोलेगा, तो फिर अचेतन की बात कहाँ से आई। इसलिए इसमें उद्दीपक अस्पष्ट होता है। अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है कि नहीं होती इसमें, मतलब जो चाहे वो बोल सकते हैं या जो सामने वाला चाहे वही बोले, नो, जो चाहे वो बोल सकते हैं। यानी जित अब शब्द सहचर्य देखा आपने, जो जी में आए बिना रुके अबाध गति से बिना सोचे आप बोलते जाओ साहब, वाक्य पूर्ति, यानी तभी तो अचेतन की बातें सामने आएंगी। टीएटी में जो मन में आए वो कहानी में लिखते जाओ साहब। फ्री एसोसिएशन याद है आपको। व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, अब यहां समझना, ये फैसला कर देगा कि आप लोग किस तरह से चीजों को पढ़ते हो और किससे पढ़ते हो। एक तो है सब्जेक्टिव परसेप्शन, ध्यान देना, सब्जेक्टिव परसेप्शन एक ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में फर्क मैं आपको 100 बार बता चुका हूं, नहीं 1000 बार बता चुका हूं। व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण क्या होगा, प्रत्यक्षण का मतलब किसी चीज को हम किस तरह से समझते हैं, और इंटरप्रिटेशन भी वही है कि किस तरह से हम उसको समझते हैं और फिर एक्सप्लेन भी करते हैं। तो व्यक्ति सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या फर्क है दोनों में, पता है आपको, ध्यान दें। वस्तुनिष्ठ व्याख्या या ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन या वस्तुनिष्ठ वो होता है जिसमें सब एक तरह से ही करें। आपको याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घड़ी में 10 मिनट लेट का समय बताती है तो वो सबको सेम समय बताती है, इसलिए उसमें वस्तुनिष्ठता थी। पर वो समय सही नहीं बताती, एक्यूरेट नहीं बताती, इसका मतलब उसमें वैधता नहीं थी। अभी एक्यूरेसी पे एक सवाल आया था, इसमें बहुत मजा आया मेरे को, मेरे बहुत से बच्चे सही करके आए थे उसको। शुद्धता या परिशुद्धता, एक्यूरेसी, वैधता होती है, ठीक है ना। और कंसिस्टेंसी हमने आपको बताया था, विश्वसनीयता होती है। तो क्या था इसमें, हाँ, तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या, वस्तुनिष्ठ क्या होता है, सबको एक जैसा, यानी सबका रिजल्ट एक जैसा रहे, वो वस्तुनिष्ठ होता है। तो क्या प्रोजेक्टिव में रोशा सही धब्बा, वो धब्बा जो दिख रहा है, तितली है कि चमगादड़ है, क्या सबको सब उसकी एक ही तरह से व्याख्या करते हैं या अपनी अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं तो सब्जेक्टिव हो गया, एक तरह से करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जवाब है अलग अलग तरीके से करते हैं, इसलिए इसमें इसमें व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण भी हो गया, इसमें अस्पष्ट उद्दीपक भी हो गया, इसमें जो चाहे वो बोले अनुक्रिया की स्वतंत्रता भी होगी, लेकिन वस्तुनिष्ठ व्याख्या कभी नहीं होती। मुझे बहुत दुख है कि मेरे बहुत से बच्चों ने मेरे को कमेंट किया और जिद जिद मेरे अड़ गए वो कि सर वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं, अस्पष्ट उद्दीपक नहीं होगा। अब जाने वो क्यों जिद कर रहे थे, पर अभी वो सुन लें, समझ लें, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि वस्तुनिष्ठ व्याख्या इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ व्याख्या और व्यक्तिपरक प्रत्यक्षकरण में क्या अंतर है हम आपको बता चुके हैं। सबका एक जैसा होता तब ये नहीं होता, इसमें पूछा है नहीं, तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती क्योंकि सबकी अलग अलग व्याख्या है साहब, इसलिए ये है अस्पष्ट उद्दीपक है और फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड है। ओके, 26 अल्बर्ट बेंडूरा के चरण साहब, क्या बताएं आपको, हम हमारे हर बच्चे के टिप्स पे थे ना। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, तो सी ऑप्शन, अवधारणा, सॉरी अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। अल्बर्ट अल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार निरीक्षात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, व्यक्तिगत अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीक और साक्षात्कार। तो सही जवाब है स्वप्न विश्लेषण। याद है आपको, ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन तो बेहद खास महत्वपूर्ण विधियां हैं। हिप्नोसिस, सम्मोहन, 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं जो फ्राइड साहब ने अचेतन के अध्ययन के लिए बताई हैं, और ये हर जगह है, 1000 बार तो हमने बोला है, समझा है, देखा है, अपनी बुक्स में है, ठीक है। उसके बाद है 28 ADHD। मुझे याद है जब पहली बार हमने ADHD भी क्लास में बताया तो बच्चे ने कहा हिंदी में बताओ सर, क्या बताएं हिंदी में। ADHD कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं। अटेंशन डेफिसिट 2 प्रकार की हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स अम्ब्रेला टर्म हो गई एक तरीके से। एक तो अटेंशन डेफिसिट होता है इसमें, और दूसरा हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो अटेंशन डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, अवधान न्यूनता, अवधान विकार, ठीक है। तो चिल्ड्रेन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। अब इसकी फुल फॉर्म जिसको पता थी ना उसका आंसर राइट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो सी आंसर राइट है, चिल्ड्रेन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, यानी ध्यान विकार वाले बालक। 29। अच्छा मुझे याद आ रहा है, एक लेवल 2 में आपको इसके बाद कराऊंगा, अगला वीडियो आ रहा है मेरा। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैंने आपको कितनी बार बताया है कि टर्म एग्जाम जहां भी शब्द आए
अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, वो योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक आकलन होता है। ये वैसे यहाँ भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कह रहे थे सर अर्धवार्षिक परीक्षा तो रचनात्मक मूल्यांकन है। अब आप सोचिए कहाँ से पढ़ते होंगे वो, क्या पढ़ते होंगे वो। अगर इस लेवल का पेपर नहीं आएगा तो क्या होगा उनका। पर आप हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए क्या था, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक, हाँ इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षण जो किसी व्यक्ति की एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। तो ध्यान दें, एक टर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो वीकनेस तो है ही, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हुआ, स्ट्रेंथ हमने स्ट्रेंथ के साथ उसको जोड़ दिया, जबकि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एक साथ ही तो चलते हैं। और स्पेशली ये बात किसी खास एरिया में या मोर एरिया में, यानी किसी खास क्षेत्र में कोई कमी है या कोई स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब कमी नहीं है, वो स्ट्रेंथ है। कौन कौन से पक्षों को हमको रीटीच कराना है वो कमी है, और किन को नहीं कराना वो उसके पक्ष मजबूत हैं। तो दोनों बातें एक साथ आती कि नहीं आती है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। ओके, हालांकि उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, जो लोग उपलब्धि परीक्षण करके आए हैं वो एकदम डफर नहीं है, वो अच्छे हैं, पर निदानात्मक परीक्षण इसका राइट आंसर है। ओके, आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? 86th अमेंडमेंट। हमने ये 4 साल पहले जब आपसे बात करी थी, याद है आपको? 86वां संविधान संशोधन, RT में इसके माइलस्टोन की बात कर रहे थे ना हम। कब आया था 86वां संविधान संशोधन? 2002 में आया था। ओके, तो इस तरह से 30 प्रश्न पूरे हुए, और मैं लेवल 1 वाला लेके आता हूँ। अभी आगे वाले तो अभी नहीं कराऊंगा, फिर कभी करूँगा, ठीक है? फिर कभी बात कर लेंगे। चलिए, तो अभी इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू। और जो लोग जिनका मेरिट कितनी जाएगी और ये सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है उनकी तो सीट अभी पक्की है, और जिनकी मेहनत में कोई कमी रही है या जिनके तकदीर में कुछ और बड़ा होना लिखा है, उन लोगों के मार्क्स हो सकता है किसी कारण से कम रहे हों। लेकिन जो लोग सक्सेस हुए हैं, हो सकता है उनके लिए भी आगे कुछ बहुत बड़ा लिखा है। ये सब बातें हम करेंगे बाद में। अभी आज का वीडियो मेरा कुछ ऐसे में धीरे धीरे बोल के ऐसे कुछ बना होगा ना, आप इसको समझना और कमेंट जरूर डालना आपकी क्या फीलिंग रही, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय, शबक है, शुभ रात्रि। अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनके उर्दू है, मैं आपको बताऊं, और वो एक पूरा ग्रुप है यहाँ अपने तारानगर के पास एक गांव है, मेरे को गांव का नाम याद नहीं आ रहा, कौन सा गांव है, पता नहीं, राजपुरा या ऐसा कोई गांव है। उसमें मिस्टर अल्ताफ़ हैं, अल्ताफ़ एंड पार्टी। तो उन्होंने वो एक फ़ैन क्लब बना रहे हैं हमारा। एक्चुअली उनका पूरा ग्रुप है और उनकी उर्दू थी, और सब के सब पहली बार साइकोलॉजी पढ़े थे, हमसे पढ़े, और उनको इतना मज़ा आया कि उन्होंने वो बार बार उन्होंने मेरे को कमेंट किया कि सर हम एक बार आपको बुलाएंगे अपने गांव में। तो मैं आपके गांव में ज़रूर आऊँगा, और बाकी सब लोगों की बात भी करेंगे हम। ओके, बाय, थैंक यू।